हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज प्रोफाइल इन ट्रांसमिशन लाइन। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो लोड कनेक्ट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पे, उसको अगर हम वेरी करते हैं तो किस तरह से, मतलब ZL को वेरी करते हैं तो किस तरह से हमारा वोल्टेज वेरी होता है थ्रू आउट दी ट्रांसमिशन लाइन। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज प्रोफाइल। मीन्स वोल्टेज प्रोफाइल कैसे चेंज होगी अगर हम ZL को वेरी करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। इसके लिए हमने एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर किया हुआ है, जहाँ पे L क्या है, L सीरीज इंडक्टेंस ऑफ द लाइन एंड C क्या है, शंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, लीकेंस भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस पोर्शन को, केवल ये पोर्शन जो रिसीविंग का पोर्शन, इसको आप यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ किया हुआ है। C के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है IC, हमने चार्जिंग करंट मान ली, जो कैपेसिटर के थ्रू चार्जिंग करंट फ्लो कर रही है वो IC है। IR क्या है, लोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है, और L क्या है, हमारा इंडक्टेंस है। ठीक, L के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो I है। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, I इज इक्वल टू IR प्लस IC। ठीक, अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन हमारी लोडेड होती है तो उस वक्त जो हमारी चार्जिंग करंट होती है IC, वो IR से काफ़ी कम होती है। IC इज वेरी वेरी लेस देन IR। ठीक है, तो I क्या बन जाता है, I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IR। ठीक, तो I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IR। मीन्स हमने क्या किया, IC को नेग्लेक्ट कर दिया IR के कंपैरिजन में, तो हमें ये मिल जाता है। यहाँ भी मतलब ये पूरे इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो I है, और C के थ्रू जो करंट थी उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया अंडर लोडेड कंडीशन। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन जो है L और C उसके कंपोनेंट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट L बाई C। L क्या है, सीरीज इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और C क्या है, शंट कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। L और C को आप जो है चाहे पर यूनिट में रखिए और चाहे पूरी लाइन के लिए रखिए, बात बराबर हो, क्योंकि अगर पर यूनिट में रखा है और इसे पूरी लाइन के लिए लेते हैं इंटू L यहाँ भी हो जाएगा और इंटू L यहाँ भी हो जाएगा, तो वही चीज़ मिलेगी, इसलिए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, चाहे पर यूनिट रखिए और चाहे ही पूरी वैल्यू रखिए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया। ये जो लोड कनेक्ट है ZL, इसे जो पावर है, जो पावर कंज्यूम हो रही है इस लोड से, क्या है, पावर PR, रिसीविंग पावर जिसे कहेंगे हम। जो रिसीविंग पावर इसमें इंजेक्ट हो रही है, जो लोड कंज्यूम कर रहा है रिसीविंग पावर, क्या होगा, VR का स्क्वायर अपॉन ZL। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, VR मैग्नीट्यूड है अपॉन ZL। कुछ जैसे ये होता है I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, वही सेम थिंग है यहाँ पे भी। ठीक है, अब कंसीडर SIL की कंडीशन क्या होती है, कंसीडर करिए SIL कंडीशन, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कंडीशन। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो लोड कनेक्ट है ZL को किसके बराबर रखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर मीन्स फॉर SIL कंडीशन, फॉर SIL ZL इज इक्वल टू Z0। ठीक है, ZL इज इक्वल टू Z0। तो इस कंडीशन में SIL क्या हो गया, SIL मीन्स जो होता है वो हमारी पावर होती है। ठीक है, SIL इज इक्वल टू क्या हो जाती है फिर इस कंडीशन में, SIL पावर है कब, जबकि लोड कनेक्ट है किसके बराबर, Z0 के बराबर। तो ये क्या होगा, Z0, ZL से Z0। यही था ना SIL में, SIL की कंडीशन क्या है, ZL इज इक्वल टू Z0, और जो पावर हो गई VR स्क्वायर अपॉन ZL था, तो ZL की जगह पे Z0 हो गया। ठीक, अब ZL क्या है, ZL को अगर हम देखें
तो वोल्टेज अपॉन करंट लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए, मतलब ZL इज इक्वल टू वी आर बाई आई आर, ये लिख देते हैं, वी आर अपॉन आई आर। और Z0 को कहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल सी, ठीक। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, वी आर स्क्वायर अपॉन आई आर का स्क्वायर एल बाई सी, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं, सी वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई आर का स्क्वायर, ठीक। अब दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओमेगा इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से भी ओमेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, मतलब कुछ इस तरह से, ओमेगा सी इंटू वी आर का स्क्वायर अपॉन ओमेगा एल इंटू आई आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ओमेगा सी क्या चीज़ है, ओमेगा सी है वी 1 अपॉन एक्सी है, एक्सी क्या होता है, जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस क्या होती है, ये तो होती है 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो इसको ऐसे रख सकते हैं हम लोग, वी आर का स्क्वायर अपॉन एक्सी, ठीक। और ओमेगा एल क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक। तो आई आर का स्क्वायर इंटू एक्सएल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये चीज़ क्लियर है, ओके। वी स्क्वायर अपॉन एक्सी क्या चीज़ है, वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सी हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था, ये है रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटर, मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। ये क्या चीज़ है, क्यू सी, वी आर स्क्वायर अपॉन एक्सी क्या चीज़ है, क्यू सी, रिएक्टिव पावर ऑफ द कैपेसिटर। एंड आई आर स्क्वायर इंटू एक्सएल क्या चीज़ है, रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टर, ठीक है। ये लेक्चर हमने इसको हमने पढ़ा हुआ है अपने पिछले लेक्चर में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो इंडक्टर होता है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, मींस कंज्यूम करता है, और कैपेसिटर क्या होता है, जनरेट करता है। इसीलिए एल के अक्रॉस जो रिएक्टिव पावर, एल से जो इंडक्टर से रिएक्टिव पावर होती है उसे पॉजिटिव रखते हैं बाई स्टैंडर्ड कन्वेंशन, और सी के लिए निगेटिव रखते हैं। तो नेट वॉर क्या होगा हमारा, नेट वॉर मीन्स जितना मान लीजिए क्यू एल 100 वॉर है, 100 वॉर क्यू एल है, मीन्स जो इंडक्टर रिएक्टेंस है लाइन में, जो इंडक्टेंस है लाइन में, वो 100 वार कंज्यूम कर रहा है रिएक्टिव पावर, और सी है जो है वो क्यू सी मान लीजिए सपोज दैट 50 वार है, 50 वार ये जनरेट कर रहा है। तो नेट रिएक्टिव वार कितना चाहिए होगा लाइन को, 100 चाहिए था, लेकिन 50 कैपेसिटर ने कर दिया, जो उसका कैपेसिटर है लाइन का, तो हमें नेट कितना चाहिएगा, 100 माइनस 50, नेट वार कंज्यूम्ड बाई लाइन क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू एल माइनस क्यू सी, मीन्स जो इंडक्टिव वार ज़रूरत है पूरे इंडक्टर को, रिएक्टर को या रिएक्टेंस को, जो लाइन का रिएक्टेंस है L, उसको ज़रूरत है क्यू एल की, और क्यू सी उसे दे रहा है, जनरेट कर रहा है, वो क्यू सी भी दे रहा है। तो जो नेट रिएक्टिव पावर या नेट पावर हमें ज़रूरत पड़ेगी कंजम्पशन के लाइन में, कंज्यूम जो होगी वो होगी Q इज इक्वल टू क्यू एल माइनस क्यू सी, ठीक है, क्लियर। अब हमने पावर फ्लो वाला जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने ये देखा था कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लाइन, मींस वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वी एस माइनस वी आर, वो प्रोपोर्शनल होता है
नेट वायर कंज्यूम्ड बाई लाइन के। वी नो डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, ये हमने अपने पावर फ्लो वाले लेक्चर में कवर कर रखा है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वी एस माइनस मॉड ऑफ वी आर इज मॉड ऑफ वी एस माइनस वी मॉड ऑफ वी आर इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारा जब SIL की कंडीशन चल रही थी हमारा, ये हमने एक जनरल बात कर ली, नेटवर्क कंज्यूम्ड बाई लाइन क्या हुआ था, QL माइनस QC। जब हमारी SIL की कंडीशन हुई तो क्या मिला हमें, QC इज इक्वल टू QL मीन्स QL इज इक्वल टू QC। तो Q इस कंडीशन में क्या हुआ, Q 0 हो गया है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा 0 हो गया है Q। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, Q 0 हो गया है तो ये VS माइनस VR इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स VS इज इक्वल टू VR। ठीक है, मीन्स सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज बराबर हो जाते हैं किस कंडीशन पे, जब हमारा SIL कंडीशन होती है, ZL इज इक्वल टू Z0। इसको भी हमने अपने पिछले लेक्चर में पीछे के लेक्चर में ड्राइव किया था, जहाँ पे हमने SIL सर्ज इंपेडेंस लोडिंग नाम से लेक्चर बनाया था। वहाँ पे हमने ये देखा था कि वोल्टेज और करंट एवरी पॉइंट पे सेम है जब कंडीशन क्या है, SIL है, ZL इज इक्वल टू Z0 है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें अब आगे हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ, कैसे होगा, यहाँ मान लीजिए हमारी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया v, ये v इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, अब यहाँ पे हमने मान लिया ये रिसीविंग एंड है, ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग एंड है, और ये क्या है, सेंडिंग एंड है। ठीक, तो SIL कंडीशन में क्या मिल रहा है हमें, VS इज इक्वल टू VR। मान लीजिए कोई वैल्यू है VS और VR, ये बराबर है VS और ये VR। ठीक है, VS इज इक्वल टू VR है, मैग्नीट्यूड बराबर है। किस कंडीशन में है, जब ZL इज इक्वल टू Z0 है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिएगा SIL क्या हुई है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जो हुई है, ये दोनों बराबर हो गए हैं क्योंकि ZL इज इक्वल टू Z0 है। तो PR इज इक्वल टू SIL है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की कंडीशन जो है उसके बराबर हमारा रिएक्टिव रिसीविंग एंड एक्टिव पावर है। ठीक, अब दूसरा हम केस डिस्कस करते हैं, वो है कि अगर ZL इज ग्रेटर देन Z0, ठीक है, तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ZL इज ग्रेटर देन Z0 तो VR अपॉन IR, ये ग्रेटर देन, यही चीज़ है, ये ग्रेटर देन, फिर ये ग्रेटर देन, फिर ये ग्रेटर देन, फिर ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये QC इज ग्रेटर देन QL, मीन्स ये क्या हो गया, अब निगेटिव हो गया, ये निगेटिव आ गया। ठीक, तो Q इज इक्वल क्या, ये निगेटिव आ गया, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, Q क्या हुआ, Q निगेटिव हुआ, Q का मतलब लेस देन 0। ठीक है, Q इज इक्वल टू निगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0 है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो VS इज लेस देन VR, मीन्स इसमें क्या हुआ, इस कंडीशन में जब ZL लोड इम्पिडेंस जो हमारा कनेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पे, उसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा कम हो जाता है रिसीविंग एंड वोल्टेज के से।
मीन्स अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे बनेगा ये हो गया Vs और यहाँ पे आ गया ये Vr, ठीक है। कंडीशन क्या है, ZL इज ग्रेटर देन Z0, ठीक है। अच्छा, अब जब ZL ज़्यादा है किससे, Z0 से, तो PR क्या होगा, PR क्या होगा, मान लीजिए ZL बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रिजल्टेंट हमारा कम हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो मीन्स SIL PR क्या हो जाएगा, PR इज लेस देन SIL। दो कंडीशन चल रही है, ZL जब कम ज़्यादा हो गया SIL से, जब ZL ज़्यादा हो गया SIL से, तो उस कंडीशन में हमारा VS कम हो गया VR से, और जो रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर है PR है वो SIL से कम हो गई। इन दोनों फार्मूले से देखिएगा, क्यों, ZL बढ़ गया है Z0 से, डिनोमिनेटर ज़्यादा है इस केस में, तो रिजल्टेंट PR इस SIL से ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये क्या हुआ, वोल्टेज, यहाँ देखिए वोल्टेज फ्लैट है तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। मतलब VS और VR बराबर है, यहाँ पे वोल्टेज राइज हो गया, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में जाते जाते वोल्टेज राइज हो गया, तो ये क्या हुआ, वोल्टेज राइज हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा जैसे जैसे हम लोड को Z0 से कम Z0 के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, वोल्टेज कह लीजिए, चेंज हो रहा है। सेंडिंग एंड पे कम है और VR पे ज़्यादा हो जा रहा है, मीन्स रिसीविंग एंड पे ज़्यादा हो जा रहा है, VR ज़्यादा हो जा रहा है। अब अगला केस लेते हैं, वो क्या है, हम मानते हैं कि ZL इज लेस देन 0। अभी तक क्या लिया हमने, ZL इज ग्रेटर देन 0। अब अगला केस लेते हैं, ZL इज लेस देन 0, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये लेस देन, ये लेस देन, ये लेस देन, ये भी लेस देन, यहाँ पे ये, ठीक। अब इस केस में क्या हो जाएगा, QC कम है QL से, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्यों, पॉजिटिव हो गया, क्यों पॉजिटिव हो गया, इसलिए क्यू को हमने रख दिया ग्रेटर देन 0। और इस केस में क्या होगा, VS इज ग्रेटर देन VR। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें ड्रॉप कर्व पे, तो किस तरह मिलेगा हमें, कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। ये हमें मिल गया VR। कंडीशन क्या है, ZL इज लेस देन Z0। अच्छा, अब PR पे देखते हैं, ध्यान देते हैं क्या है, PR जो हमारी रिएक्टिव पावर है, सॉरी जो हमारी एक्टिव पावर है रिसीविंग एंड पे, वो SIL से क्या हो जाएगी, अब ZL कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो PR बढ़ जाएगा, SIL से PR बढ़ जाएगा, तो PR इज ग्रेटर देन SIL, ठीक है। PR इज ग्रेटर देन SIL, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें ये हमने ड्रॉ कर लिया, मीन हमने कंडीशन देखी कि ZL की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर Z0 के बराबर है तो VS इज इक्वल टू VR है, और ZL से कम है तो रिसीविंग एंड वोल्टेज, मीन्स रिसीविंग एंड वोल्टेज कम हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अलॉन्ग द लाइन, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर ZL ज़्यादा है Z0 से तो वोल्टेज राइज हो रहा है। ये हमने रिसीविंग, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के लिए निकाला। अब बात ये करते हैं कि हमने जैसे पढ़ा है फेरांटी इफेक्ट, ये VR बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा था, हमारा एक फेरांटी इफेक्ट को शो कर रहा है, उसमें भी यही हो रहा था कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जा रहा था सेंडिंग एंड वोल्टेज से। तो उसके लिए हम क्या करते थे, वार शंट पे हम कैपेसिटर लगा, वो इंडक्टर लगा रहे थे, शंट इंडक्टर का यूज़ कर रहे थे रिसीविंग एंड पे,
तो हमारा बराबर आ जा रहा था रिसीविंग एंड पे वोल्टेज। ठीक है, तो ये था। अब अगर हम देखते हैं using VAR compensation, we can maintain receiving end voltage। ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने फ्रंट इफेक्ट के तौर पे देखा था कि शंट कैपेसिटर लगा के हम VR को VS के बराबर कर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन ये तो हमने डायरेक्ट VR पे निकाल लिया। इन पॉइंट्स के बारे में सोचिए, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के बीच में पॉइंट्स, यहाँ पे सोचिएगा तो क्या होगा। यहाँ पे हमारा वोल्टेज बढ़ा हुआ है सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज से, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। अगर वार कंपनसेशन हम मेंटेन करते हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो कुछ इस तरह हमें पूरी लाइन के लिए अगर हम देखें, कुछ हमें इस तरह से मिलेगा। देखिएगा, ये हमारा रिसीविंग एंड हो गया, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का। ठीक है, ये सेंडिंग एंड है। यही चीज मैंने यहां पे ड्रॉ की है। अब हम कह रहे हैं कि वार कंपनसेशन करके वी कैन मेंटेन रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, तो कैसे ग्राफ आएगा, देखिए ZL इज इक्वल टू Z0 के लिए तो सेम रहेगा। ठीक है, ZL इज इक्वल टू Z0 के लिए तो ये सेम है, PR इज इक्वल टू SIL। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, VS है ये और ये VR है। इस केस में जब ZL इज ग्रेटर देन Z0 है तो वोल्टेज राइज हो रहा था रिसीविंग एंड वोल्टेज पे, थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज राइज होता जा रहा था। मींस अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम VS इज इक्वल टू VR भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इस कंडीशन में बनेगा ऐसा, ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा। ठीक है, फिर हमने कंपनसेशन किया, वार कंपनसेशन किया कहाँ पे, रिसीविंग एंड पे। रिसीविंग एंड पे ही तो कैपेसिटर लगा रहे थे फ्रंट इफेक्ट के केस में, वहाँ पे हमने इसको रिसीविंग एंड पे किया। कैपेसिटर नहीं लगा, सॉरी रिएक्टर लगा रहे थे, क्योंकि ये किसकी वजह से फ्रंट इफेक्ट हो रहा था, कैपेसिटेंस की वजह से तो हो रहा था, तो वहाँ पे शंट रिएक्टर लगा रहे थे। ठीक है, तो हमने VR को VS के बराबर मेंटेन कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, ZL इज ग्रेटर देन Z0 एंड PR इज लेस देन SIL, ये कंडीशन है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या थी, इसको भी हमने मेंटेन कर लिया किसी तरह से वार कंपनसेशन करके। ठीक, इस केस में क्या था, ZL इज लेस देन Z0, PR इज ग्रेटर देन SIL। अब ये सोचिए कि हमें सेंडिंग एंड पे तो रिसीविंग एंड पे तो वोल्टेज हमने बराबर कर लिया सेंडिंग एंड के, लेकिन इन बीच की कंडीशन को सोचिए जरा, किस कंडीशन में देखिए, ये तो आइडियल केस है हमारा, SIL कंडीशन की आइडियल केस है। जैसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए Z0 की वैल्यू क्या होती है, 400 का अप्रॉक्सीमेट होती है, 400 ओम के अप्रॉक्सीमेट होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोड इम्पिडेंस कनेक्ट है उसकी भी वैल्यू हमेशा 400 ओम के बराबर हो, मतलब तो कभी वो ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा होती है ZL की, अगर ZL की वैल्यू 400 ओम से ज़्यादा होती है तो ये वाला ग्राफ चलेगा, और अगर कम हो जाती है तो ये वाला ग्राफ चलेगा। अब ये देखिए इसमें बेनिफिशियल कौन सा, मतलब इसमें हमें किससे दिक्कत है और किससे दिक्कत नहीं है, सोचिए ज़रा।
तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है। ऐसे मानिए कि ये एक हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 220 kV लगा दिया है, यहाँ भी हमने रिसीविंग एंड पे भी 220 kV लगा दिया है। तो यहाँ से बढ़ रहा था सेंडिंग एंड से, ठीक है। ये हमारा VS हो गया, VA VR हो गया। यहाँ पे कितना हो गया मान लीजिए 240 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 260 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 280 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया फिर 260 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 240 हो गया, ठीक। एक कंडीशन तो ये है कि हमारा ये वोल्टेज यहाँ बीच में बढ़ गया है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी जब हमारा वोल्टेज, कहीं भी वोल्टेज नाम आए तो हमारे दिमाग पे एक चीज़ क्लिक करती है, इंसुलेशन। क्योंकि इंसुलेशन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा इंसुलेशन पंचर हो जाता है वहाँ पे। मान लीजिए कोई टावर वगैरह लगे हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे इंसुलेटर इसके लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से इंसुलेटर वगैरह लगे हुए हैं। सपोज दैट टावर, यहाँ बीच में टावर लगा हुआ है, इंसुलेटर लगे हुए हैं, जो कि नॉर्मली हमारा क्या होता है रेटेड वोल्टेज के लिए, ये 220 का रेटेड वोल्टेज है तो उसके लिए डिज़ाइन होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे 220 kV का वोल्टेज उस पर आ जाएगा उस इंसुलेटर पे, तो क्या होगा, ये पंचर हो जाएगा, ये सब ग्राउंड हो जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये कंडीशन हमारे लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारा बीच में बढ़ गया है। वोल्टेज बढ़ने से क्या हुआ, हमारा इंसुलेशन पंचर हो जा रहा है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये कंडीशन हम नहीं चाहेंगे। अगर कम है, जेड ये वाली कंडीशन है, तो मान लीजिए यहाँ पे 220 kV है, सपोज दैट यहाँ पे 210 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 210 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा वोल्टेज बीच में कम हो रहा है, वोल्टेज हमारा बीच में कम हो रहा है, तो हमें इंसुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, हमारे लिए जो बेनिफिशियल होता है कि हम हमेशा जो PR है, PR जो ZL है या कह लीजिए ZL जो लोड कनेक्ट है, उसकी वैल्यू हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से ज़्यादा रखी जाती है, नहीं सॉरी कम रखी जाती है। इससे क्या होगा, ZL जब 400 ओम से लगभग कम होगा तो उसमें हमें फ़ायदा होगा कि हमारा वोल्टेज राइज नहीं होगा, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि जो हमारी रिसीविंग एंड पे एक्टिव पावर है, लोड के थ्रू जो रिसीविंग एंड पे एक्टिव पावर है, वो हमेशा SIL से ज़्यादा होती है। मीन्स दोनों चीज़ें यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा तो आपको ये करो हमेशा याद रहेगा। गेट या ES के क्वेश्चन में या स्टेट के भी एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। जैसे आता है कि वो उसमें पूछता है कि एक लॉसलेस सर्ज SIL की कंडीशन है, उस वक्त हमारा जो नेट वार होगा, कंज्यूम्ड होगा, नेट वार रिक्वायर्ड बाय द ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि SIL कंडीशन में हमें कोई हमें रिएक्टिव पावर नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी रिएक्टिव पावर इंडक्टर कंज्यूम कर रहा था उतनी ही कैपेसिटर जनरेट कर दे रहा था। तो हमें सेंडिंग एंड से या सिस्टम से हमें कोई रिएक्टिव पावर नहीं चाहिए थी, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह आता है कि SIL कंडीशन में क्या वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट होगी या वोल्टेज ज़्यादा होगा या कम होगा। तो हमें यहाँ पे ये अगर कर्व याद रहेगा तो हमारे 1 नंबर क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसानी बन जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।